प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में आज गए हैं। हरियाणा और राजस्थान के तहत हर जिले में हजारों करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्षा ऋतु है, हरियाणा राजस्थान आज जो हमारा है, इस उपलक्ष्य में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ पौधे लगाने का आज तय किया है कि इस दिन हमारे पौधे लगे और उनका संरक्षण भी हो। पौधों को लगाने के बाद उसके लिए ये निश्चित किया गया कि 3 साल तक उनका रखरखाव नरेगा के माध्यम से किया जाएगा, ताकि हम केवल पौधे लगाने तक नहीं, पौधों के संरक्षण को लेकर के, और मैंने भी यहाँ जिला बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो पौधे जिस विभाग के द्वारा जिस प्रीमिसेस में जिस स्थान पर लगाए जा रहे हैं उनकी जियो टैगिंग हो रही है। हम उनको गूगल के माध्यम से हो, जियो टैगिंग के माध्यम से हो, चाहे वो हम व्यक्तिगत रूप से उनकी जांच करवा करके हो, उन पौधों का सुरक्षण सुनिश्चित होगा। जो भी अधिकारी, जो भी विभाग इसमें अगर कोई कोताही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई निश्चित है। किसी तरह का पर्यावरण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की, कर्मचारियों की और वहां पे काम करने वाले उन कर्मियों की जिम्मेदारी होगी कि उन पौधों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और पेड़ बनने तक उनको हम देखभाल कर करके 3 साल तक जीवित रख के उनको पेड़ बनाए, ताकि हमारे यहाँ आज पर्यावरण बदल रहा है। आपने देखा है इस बार कितनी हीट वेव चली है, किस तरह से टेम्परेचर बढ़ा है, और वो टेम्परेचर बढ़ने से जिस तरह से हमें कई तरह की समस्याएं होती है, पानी की किल्लत होती है, उसके साथ साथ जिस तरह की कई बीमारियां होती है जो मौसम जनित होती है, उन सब की निश्चित रूप से हमें यही एकमात्र साधन है कि हम पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए पेड़ों को अधिक से अधिक संरक्षण भी करें, अधिक से अधिक लगाएं भी सही, और उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देने का हमारी सरकार ने निश्चित किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की एक तस्वीर बदलेगी। अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं, हरियाणा राजस्थान बने, इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास करके, हर संभव प्रयास कर रही है कि राजस्थान में इस ग्लोबल वार्मिंग का असर कम हो, टेम्परेचर डाउन रहे, हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके, पेड़ों को बचा करके और पर्यावरण को संरक्षित करें। इस ओर हमारी सरकार ध्यान भी दे रही है। और राजस्थान वो जगह है जहां पर हम आज अगर कहीं भी पर्यावरण बचाने के लिए अगर सबसे ज्यादा आवश्यक है तो हम रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करें। रिन्यूएबल एनर्जी जितनी हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे, उतने ही पेड़ों की हमारी जो वो कार्बन उत्सर्जन है वो भी कम होगा और उससे टेम्परेचर भी डाउन होगा। हम जितने अधिक, चाहे वो सोलर ऊर्जा हो, चाहे वो हमारा यहाँ पर विंड की ऊर्जा हो, या फिर हम घर घर जो सोलर के माध्यम से हर घर पीएम सूर्य घर लगा करके, और हर घर में हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जनरेशन हो जाए, हर घर में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए, तो हमारी जो थर्मल है, जो कार्बन उत्पन्न करते हैं, उनकी कमी आएगी, उनके उत्पादन में कमी आए और हम निरंतर हमें सोलर से ऊर्जा मिले। हम और राजस्थान में प्रयास कर रहे हैं। अभी कल ही आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करी है कि हम पंप स्टोरेज लेकर के आए। पंप स्टोरेज की लिए टोंक में भी, यहाँ देवली में भी 1700 मेगावाट की संभावना है, जहां हम पंप स्टोरेज लगा करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। उसके माध्यम से पंपिंग करके और हम दिन में सोलर से एनर्जी उत्पन्न करके पंप चला करके ऊपर स्टोर कर ले जहां पर पहाड़ी है, और जब हमें पीक आवर्स में जरूरत होती है तो रात के समय उसी पानी को हम वापस छोड़ेंगे तो जनरेशन में बदल जाएगा, लाइट बनेगी। एक बहुत बड़ी स्टोरेज की योजना है जिसको दिन में सोलर से हम पंपिंग करेंगे, रात को जब हमें जरूरत है जब उसको छोड़ करके और हम उपयोग करेंगे। इस तरह से बैटरी स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज भी हमारे यहाँ बहुत आवश्यक है। मैं कल ही दिल्ली में था, हमारे ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी खट्टर से मिला था। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान में बैटरी स्टोरेज लेकर के आइए। मैंने आग्रह किया कि हम बैटरी स्टोरेज की, हमने 2000 मेगावाट की घोषणा राजस्थान के बजट में की है, हम लगाना चाहते हैं, आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम जितना भी बैटरी स्टोरेज आप लगाओगे 2000 मेगावाट का, उसके लिए 20% केंद्र से सहयोग देंगे। तो हम 2000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज भी राजस्थान में लगाएंगे, ताकि दिन में सोलर से उसको चार्ज कर लें और रात में जब पीक आवर्स हो तब उसका उपयोग कर लें। जो 4 से 5 घंटे चलता है वो स्टोरेज, उसकी भी बहुत बड़ी संभावना है हमारे यहाँ है। हम ग्रीन एनर्जी के माध्यम से राजस्थान को
हरित राजस्थान भी बनाना चाहते हैं, प्रदूषण और पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरकार निरंतर उन सभी ऐसे पर्यावरण को बचाने के लिए कामों पर तत्परता से काम कर रही है। और बाकी हम चाहते हैं कि राजस्थान का पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे यहाँ एनर्जी सरप्लस स्टेट बने, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और हम राजस्थान को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम उद्योगों को बड़े उत्पादन करके लाइट मुहैया कराएं, हमारे आम उपभोक्ताओं को कराएं। हमारी सरकार आने वाले समय में 2027 से पहले हमारा संकल्प है कि हम किसानों को दिन में लाइट उपलब्ध कराएं। वो सोलर के माध्यम से जो हम जनरेशन बढ़ा रहे हैं उससे भी संभव है। हम RDSS में हमारा राजस्थान में केंद्र के सहयोग से 7,896 करोड़ का बजट हाल ही में स्वीकृत प्रोजेक्ट हुआ है। उसके माध्यम से हम हर फीडर को एग्रीकल्चर का अलग करेंगे। हम जो 24 घंटे उपभोक्ता है उनके फीडर को अलग करेंगे ताकि एक बिजली की सुनिश्चितता हो सके। बार बार बिजली कटती वो समस्या नहीं आए, 24 घंटा निर्बाध बिजली हमारे उपभोक्ताओं को मिले, डोमेस्टिक को और इलेक्ट्रिक को अलग फीडर कर दें ताकि उसको भी हमारी आवश्यकता हो 6 घंटे 8 घंटे जो सरकार की योजना है उसके अनुसार पूरी बिजली निर्बाध मिले। ऐसी हमारी सरकार की योजना चल रही है और उद्योगों को भी निरंतर बिजली मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करके और सरप्लस स्टेट बनकर अन्य क्षेत्रों को भी बिजली देने का काम करेगा। ऐसा हम राजस्थान को बनाते हैं। अभी बैठक में ड्रेनेज सिस्टम की बात उठी है। गाँव का जो शहर का ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी पुराना है और जगह जगह अतिक्रमण हो चुके हैं। तो क्या आने वाले समय में इसको लेकर जो प्रस्ताव लाया जाएगा, बजट पास किया जाएगा? देखिए, उसकी हम निर्देश दिए हैं, हमने जिला कलेक्टर को बोला है उसकी स्टडी करवाएं। अगर जहां भी वो ड्रेनेज सिस्टम में अगर कोई अतिक्रमण हो रखा है वो अतिक्रमण हटाएं, उसमें कोई कोताही नहीं है, किसी की कोई उसमें बाधा उत्पन्न करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और नालियों का सुदृढ़ीकरण करके नई नालियां बनाई जाए, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। उसके लिए कोई बजट की आवश्यकता है तो जो भी यहाँ से जिले से यहाँ की नगर परिषद से हमें प्रस्ताव मिलेगा उसको स्वीकृत करा करके और नालियों का सुदृढ़ीकरण करके और ड्रेनेज सिस्टम को सही करेंगे ताकि जल भराव की समस्या से समाधान मिले और यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक हो। नालियों में कचरा जाता है उसकी सफाई समय समय पर हो जाए, इसके ऊपर भी ध्यान दे करके इसको ठीक कराए। अटल अमृत योजना को लेकर सवाल उठाए जिलाध्यक्ष जी ने, क्या इसको लेकर जांच होगी? पिछली बार भी ऐसे कई सवाल थे जिन पर आपने जांच की बात की, कब तक उन पर भी कोई कार्रवाई? देखिए, अगर अटल अमृत योजना के तहत तालाब के लिए जो भी प्रोजेक्ट बन के गया है उस पर काम हो रहा है, उसकी हम देखभाल करके उस पर क्या काम हो रहा है, क्यों उस पर अगर ठीक काम नहीं हो रहा, मापदंड के अनुसार नहीं हो रहा तो उसको चेक करा करके और निश्चित रूप से उसको काम ठीक हो, उसमें कोई कोताही नहीं हो, इसके लिए निर्देश भी देंगे और काम ठीक हो इसकी हम समीक्षा भी करेंगे। 7 करोड़ पौधे लगाने की आप सरकार काम कर रही है, आज 7 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन इससे पहले जो पौधे साल दर साल लगे वन विभाग ने लगाए या पंचायती राज ने, आज तक उन पौधों का कोई लेखा जोखा नहीं है। उनमें भ्रष्टाचार के कई बार सवाल उठे, कई बार जानकारियां सामने आई, लेकिन क्या अब ये सरकार उन पर कार्रवाई करेगी या जांच करवाएगी राजस्थान? देखिए, हमने ये निश्चित किया है कि हम अब जो योजना लेकर के आ रहे हैं पिछली चीजों पे जो गलतियां हुई है उनसे हम सीख करके और अब वो दोबारा गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही सबसे अच्छी व्यवस्था है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब उनका रखरखाव ठीक हो, जितने पौधे लगा रखे वो सारे पौधे जीवित रहें, उनको समय पर पानी मिले, पौधे ऐसे लगाए जाएं जो किसी भी तरह की अत्यधिक अगर गर्मी पड़ती है तब भी संरक्षण हो सके, उस तरह के पौधे लगाना। हमारी जहाँ की जैसी जमीन है, जैसा हमारा वहाँ का मौसम है, उसके अनुसार ही पौधों का चयन किया जाना चाहिए और उसके लिए यहाँ पर नीम के पौधे के लिए एक स्पेशल चयन किया गया है। मैं समझता हूँ कि हम जितने पौधे लगाएंगे उनको जीवित रखने में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। उसके लिए हमने 3 साल का रखरखाव का एक नरेगा के माध्यम से कार्य योजना तैयार की है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आगे भी इसकी मॉनिटरिंग निरंतर रहेगी। पौधों की संरक्षण हमारा सबसे बड़ी सरकार के लिए एक चुनौती है, लेकिन हम उस चुनौती को स्वीकार करके और उनका संरक्षण सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कहीं पर पौधे नष्ट हुए हैं, संबंधित कर्मचारी हो, संबंधित नरेगा के, चाहे वो मेट हो, चाहे वो वहाँ के ग्राम सेवक
ग्राम विकास अधिकारी हो या वहाँ के क्षेत्र के कोई भी अधिकारी हो, जिस प्रीमिसेस में जहाँ पर पौधे लगे हैं अगर संरक्षण नहीं हुआ तो उनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। राजस्थान में बाढ़ के हालात है, राजस्थान में बाढ़ के हालात है, टोंक में भी ऐसी स्थिति है, उसको लेकर सरकार देखिए पानी हमारे लिए आवश्यक है, ये अमृत है, पानी बरसना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बाढ़ के हालात है तो उसके लिए हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, हम उसको देख करके कहीं समस्या आएगी उसके लिए हमारा यहाँ पर एक काम कर रहा है, मतलब खुला हुआ है और नीचे से कोई भी उसमें कोई कमी होगी तो उसको भी ठीक करके और दुरुस्त करेंगे, लेकिन बाढ़ सुरक्षा के लिए हमने यहाँ तैयारी की। सर मंडावर तहसील का एक गांव है देवगंज, वहाँ पर चुनाव में भी बहिष्कार करा था, रोड नहीं बना था। अभी उन्होंने आरोप लगाया अगर ये 11 अगस्त तक नहीं करा तो NH 12 वैष्णो देवी के वहाँ हम जाम कर देंगे। देखिए उसको मैं आपके माध्यम से मेरे ध्यान में आया, उसकी जानकारी करेंगे कि क्या कारण है, लेकिन उसके जो भी कारण रहे हों हमारी सरकार हर गांव में हर विकास के काम में पूरी तत्परता से कर रही है। मैं उसकी समीक्षा करके देखने के बाद ही मुकेश भाकर के निलंबन को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, इस तरह की जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर। देखिए हमारी विधानसभा एक सदन है, वो एक परंपराओं से चलती है, वहाँ पर नियम और परंपराएं कायम होनी चाहिए और उस कुछ जो हमारा स्पीकर होते हैं हमारे सदन के, उनका एक गरिमा होती है, उनकी सम्मान और गरिमा सर्वोच्च है, वो बनाए रखना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी सदस्यों का दायित्व भी है और आम जनता भी हमें देखती है कि हमारा कैसा सदन में आचरण है, इसलिए हमारा आचरण भी ठीक होना चाहिए। हम अगर सदन में वहाँ अध्यक्ष महोदय के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई गलत तरीके से इशारा करके कुछ कर तो कार्रवाई तो होनी है, उस पर हम और आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ निर्णय किए हुए निर्णय पर हम सदन से बाहर कोई टिप्पणी नहीं करना। सर बांग्लादेश में बने हालात को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ऐसे हालात भारत में भी बन सकते हैं। देखिए भारत एक मजबूत देश है, यहाँ मजबूत लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पर हम किसी भी प्रकार का लोकतंत्र में कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार के हालात बनने की कोई दिक्कत नहीं है। और हमने जिस तरह से पूरे देश में आज कानून व्यवस्था है, हमारी सुदृढ़ देश बना हुआ है और हर तरह से हम मजबूत हैं, देश में इस तरह के हालात बनने की कोई संभावना नहीं है। हम आज इतने मजबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई कहाँ ऐसी दिक्कत आती है तो उसके लिए भारत की मदद बहुत संभावी होती है, इसलिए भारत एक मजबूत देश है, नेतृत्व हमारा मजबूत है और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी कोई संभावनाएं कहीं दूर दूर तक भी बनने की संभावना नहीं। सलमान खुर्शीद के बयान के किस तरह से मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए उनको कहने का अपना नजरिया है, उन्होंने कुछ भी कहा हो, कुछ कह सकते हैं, लेकिन मैं देश की सुरक्षा सीमाओं को लेकर के, आंतरिक सुरक्षा को लेकर के हमारा देश मजबूत है, हमारे देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, हमारे देश की जनता सोच समझ कर निर्णय करती है, फैसले करती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चुनाव पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, निष्पक्ष काम होता है, तो यहाँ की जनता में लोकतंत्र में विश्वास है निश्चित रूप से, और उस पर किसी भी तरह का भारत में इस तरह का असंतोष का वातावरण नहीं। सर छात्र संघ के चुनाव की मांग करना नियमानुसार है या नियम विरुद्ध? छात्र संघ चुनाव की मांग करना नियम परंपराएं हो सकता है, मांग करनी हो, क्या आवश्यकताएं नहीं है, समय के अनुसार छात्रों को, हमारे कॉलेजों को हमें चाहिए कि वहाँ का वातावरण ठीक बना रहे, हमारे शिक्षा के मंदिर हैं वो, वहाँ हमें राजनीति न करके उन शिक्षा के मंदिरों को हमें अच्छे से बनाना है ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चे वहाँ से सीख करके और देश की सेवा में जाएं तो वो वहाँ से अच्छी सेवा करके और अच्छे मतलब संस्कार लेकर के और अच्छी शिक्षा लेकर के देश के निर्माण में आगे बढ़ाएं, इसकी अपेक्षा होती है। सर मांग नियमानुसार है या नहीं? ये नियम तो मैं देख के बताऊँ। सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पा रही इसको? सरकार निर्णय क्यों नहीं ले पा रही? ले रखा है ना, क्या निर्णय? मंत्री महोदय देखिए सर, बात करें नेशनल हाईवे जयपुर कोटा पर जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं,
आवारा मवेशियों को जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। आए दिन के हादसे हो रहे हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? नहीं, जहाँ गड्ढे होते हैं तो उसकी रिपेयर भी होती है, मेंटेनेंस भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है, वो निरंतर काम है, उसमें कोई होता ही नहीं है। और अगर बरसात अधिक होती है तो उसमें कुछ गड्ढे हो गए मान लीजिए, तो वहाँ मतलब और रिपेयर हो जाएगा समय। टॉप से ही ये भाजपा की जो सरकार बनी है 6 महीने की, वो बिजली पानी नहीं दे रहा है। देखिए, मैंने बिजली का मुद्दा हमारे यहाँ से आपके जिले से मंत्री हैं पानी के कन्हैयालाल जी, उन्होंने पानी के मुद्दे पर जवाब दिया, मैंने बिजली के मुद्दे पर जवाब दिया। और कांग्रेस के विधायकों के पास कोई सुनने के लिए उन्होंने कारण नहीं था। उन्होंने माना है सदन में कि आप बिल्कुल जो भी कर रहे हो वो ठीक व्यवस्थाएं कर रहे हो। सचिन पायलट जी कुछ भी कह सकते हैं यहाँ आकर के, लेकिन वो अपनी सरकार के समय बिजली के क्या हालात थे, ये हालात किसने बिगाड़े। इस बिजली में हम उन्हें 62,000 करोड़ का कर्ज से मुक्त किया था हमने, जिसको 2,000-2,500 करोड़ के हम प्रॉफिट पर छोड़ के गए थे। जब वापिस संभाला तो 1,39,200 करोड़ का कर्जा इन पर है। इनको इन्होंने गर्त में पहुंचा दिया है। अब हम वापस ठीक कर रहे हैं और ठीक करके वापस इन वितरण कंपनियों को, उत्पादन की कंपनियों को हमने उत्पादन भी बढ़ाया है इस 6 महीने में। हम जहां कांग्रेस के समय 50-55% उत्पादन होता था, हम 74% उत्पादन लेकर के आए हैं। ये हमारी क्षमता है। हमने कोयला बढ़ाया है, हमने रिपेयर मेंटेनेंस बढ़ाई है, हमने वहाँ रखरखाव को ठीक किया है, जिससे उत्पादन बढ़ा है। और बिजली हमने उनसे कई गुना ज्यादा सप्लाई की। जितनी उन्होंने बैंकिंग करके और हमारे ऊपर जो वोट डाला था उसको लौटाया हमने ज्यादा है, हर दिन काटी उससे कम है। ये अगर बिजली नहीं मिली और बिजली काटनी पड़ी तो इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जो बिजली बैंकिंग करके कर्ज का बोझ हमारे ऊपर डाला था उसको हमने रोजाना लौटाया है और हमने बिजली भी दी है, तो इसलिए वो लौटाने का ज्यादा भार था और हमने काटी कम है। इसलिए ये उन्हीं की सरकार की जो कुप्रबंधन है उसके वजह से आज हमारी जनता इसको झेल रही है। निश्चित रूप से मैं जनता से की समस्या है, जो पीड़ा है, उससे भी हम खुद भी वाकिफ हैं। हम एक दिन भी नहीं चाहते कि 1 यूनिट बिजली कटे। आज बरसात की इंद्रदेव की मेहरबानी हुई, हमें कोई बिजली काटनी नहीं पड़ रही। आज हम हमारे बिजली के उत्पादन के संयंत्रों को हमने मेंटेन करने के लिए, रखरखाव के लिए भी बंद किया कईयों को, क्योंकि यही समय होता है जब हम उनको रखरखाव कर सकते हैं, आने वाली रबी के लिए तैयार कर सकते हैं। वो भी हम कर रहे हैं। मैं कल ही दिल्ली जाकर के हम वहाँ से दिल्ली के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के सहयोग से हमें 265 मेगावाट बिजली और मिली है जो उन्होंने चालू कर दी है। तो ये सब डबल इंजन की सरकार है। 1,000 मेगावाट हमसे केंद्र से अनलिमिटेड कोटे से आज हमने जो बिजली हमें राजस्थान को मिल रही है उसका भी हमें लाभ मिल रहा है। और हमें बैंकिंग के लिए, हमें स्टोरेज करने के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए भी केंद्र से सहयोग मिलेगा। उन्होंने 20% हमें उस लागत का हमें देने के लिए, कैपिटल कॉस्ट का 20% सहयोग करने के लिए दिया है। तो हम बिजली क्षेत्र में इतना परिवर्तन होगा कि आज तक नहीं हुआ। ये प्रोग्राम चल रहा है, अगर नगरकोट जा रहे हो, हरियाणा राजस्थान बना रही सरकार एक तरफ, दूसरी तरफ टोंक जिले के अरावली पहाड़ियों की हालत बहुत खराब है। पहाड़ उजाड़े जा रहे हैं, बनास नदी का बस्ती तो खतरे में है। वहाँ पे हरियाणा राजस्थान कहाँ तक संभव? देखिए, हर जगह हम वृक्षारोपण करते हैं। हम वन विभाग अपना काम कर रहा है, वहाँ भी वो वृक्षारोपण कर रहा है। वहाँ की परिस्थिति और वहाँ के जलवायु के हिसाब से वो भी पौधे वहाँ भी लगाए जा रहे हैं। हर जगह हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो किया गया है, इनको बचा करके पेड़ बनाने का काम किया है। हर साल इतने पौधे लगते हैं। हमारी 7 करोड़ 8 करोड़ आबादी है। हम अगर एक एक पौधा भी लगाएं तो हम हर व्यक्ति मिलकर के 7 करोड़ पौधे लगा सकते हैं। पहाड़ी नहीं रहेंगे तो पौधे कहाँ लगाएंगे? आज तो वही घर खत्म हो रहे, तो शक्लें खत्म हो गई, फिर पौधे कहाँ लगाएंगे जब पहाड़ी नहीं? चलो ठीक है साहब, धन्यवाद।